हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें हम लोगों ने शुरू किया है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जनरली बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी शेप और साइज़ काफ़ी वेरी करती है। शेप्स इनकी ज़्यादातर बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम में देखी गई है। ठीक है, इनमें फंडामेंटली सिमिलर होते हैं लेकिन वाइड शेप्स एंड साइजेस इनमें देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठें, ठीक है। कई बार हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा तो आप पॉज करके उसको नोट यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़रूर करते रहें, ठीक है। इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे प्रॉपर अरेंज्ड है इस तरीके से, जैसे आप नोट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और रिवाइज करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ज़्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है और ये रिजिड सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, लिपिड प्रोटीन्स की और अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियन यानी कि प्रिमिटिव कैरियन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रिमिटिव टाइप विच इज नेकेड यानी नॉट कवर्ड। सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर यानी जिसके दो एंड्स आपस में जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता है और विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, या तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो यू विल से प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब इनमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेलिज, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस जैसे ऑर्गेनेलिज इसमें एब्सेंट होते हैं, जिनके बाहर मेम्ब्रेन्स हमें देखने को मिलती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनेलिज इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो कोई क्या ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही देखे जाएं? जी, यहाँ पे हमने कहा है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, तो दूसरे ऑर्गेनेलिज, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम्स, ये दोनों में प्रेजेंट होंगे, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। लेकिन जो इधर प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में ज़रूर फ़र्क होगा, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं और कई बार क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो कई बार क्रोमैटोफोर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं जो इनको कलर वगैरह देते हैं। खास तौर पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी जो होते हैं उनमें तो ज़रूर पाए जाते हैं, ताकि उनमें क्लोरोफिल जैसे सब्सटेंस हो ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है। तो राइबोसोम्स और सिंपल क्रोमैटोफोर्स सिर्फ ऐसे सब सेलुलर सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो इनमें पाए जाते हैं, जो हमें कुछ यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स, इनकी अगर राइबोसोम्स की बात करें, अगर हम यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स 80S होते हैं, ठीक है। इस पे हम पूरी बात करेंगे। एस क्या होता है? एस स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है। इस सेडिमेंटेशन रेट, इनका एक तरीके से डेंसिटी वगैरह प्रॉपर इससे मेजर हो जाती है, ठीक है। इनका साइज, डेंसिटी सब इससे मेजर हो जाती है। तो यूकैरियोट्स 80S होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स में हमें 70S देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सेल का अगर बात की जाए तो मेन उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 80S नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं सिर्फ 70S राइबोसोम्स। सैप वैक्यूल्स, जो हम प्लांट्स के केस में, आप लोग जब जूनियर थे, आप लोग जूनियर क्लासेस में करते आए हो कि उनमें वैक्यूल, प्लांट सेल में बहुत बड़ा सारा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है, ठीक है। और एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे, एनिमल सेल का न्यूक्लियस बड़ा सारा सेंटर में होता है और छोटे छोटे बहुत सारे
वैक्यूल्स इसमें हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकते हैं। और एनिमल सेल में मतलब वैक्यूल्स मे बी एब्सेंट, बट इफ़ दे आर प्रेजेंट दे आर मल्टीपल एंड टेम्पररी एंड वेरी स्मॉल। बट इन प्लांट्स वैक्यूल इज़ वेरी बिग एंड सिंगल एंड इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को साइड पे लगा देता है। ये सब आप 8th 9th में भी करते आए हो, ठीक है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो सैप वैक्यूल्स डू नॉट अकर हेयर, ठीक है, सैप वैक्यूल्स डू नॉट अकर हेयर। लेकिन यहाँ पे एक तरह के वैक्यूल्स जिन्हें गैस वैक्यूल्स कहते हैं ऐसे पाए जाते हैं जिनमें गैस होती है। सैप का मतलब क्या होता है, सैप जैसे कोई फूड प्रिपेयर करके या फूड ले करके ऑर्गेनिज्म ने इसमें कुछ हद तक स्टोर कर लिया। कई बार इसमें वेस्ट जो बाद में निकालना होता है कई बार वो स्टोर हो जाता है, तो ये बेसिकली स्टोरेज के लिए होते हैं वैक्यूल्स। तो इनमें जो है सैप वैक्यूल्स या सब्सटेंस स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स बैक्टीरिया में नहीं होते, कोई भी सब्सटेंस स्टोर करने के लिए नहीं होते। सिंपल इनमें जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो गैस वैक्यूल्स ज़रूर इसमें पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ गैस होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आप लोग अभी आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो हेयर एंड नोट इट डाउन। मैं बहुत थोड़ा मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन बहुत 5 मिनट का नहीं लूँगी, बहुत छोटा सा ब्रेक लूँगी यहाँ पे, यानी कि आपको टाइम ज़रूर दे रही हूँ मैं नोट करने के लिए, लेकिन थोड़ा दे रही हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पॉज कर लें, बेहतर रहेगा। आधे 1 मिनट का दूँगी ब्रेक। फिर अचानक से जब स्किप करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने नोट नहीं किया था, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग पॉज करके नोट करें। मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड बेटा। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इसमें मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों तरह से ही हो सकते हैं। नॉन मोटाइल जिनमें फ्लैजिला नहीं होता और ये मूव नहीं कर सकते, सिंपल हवा में उड़ते हुए मूव कर गए, सपोज करो ऐसे मूव कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से ये मूव नहीं कर सकते कुछ नॉन मोटाइल। लेकिन कुछ इनमें मोटाइल भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर नॉन मोटाइल और मोटाइल। और जो मोटाइल हैं वो कैसे मूव करते हैं, दे मूव बाय बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजिला और बाय ग्लाइडिंग। सिंपल इनमें फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सिंपल फ्लैजिला में हम लोग देखेंगे क्या होता है। बेसिकली सिंपल फ्लैजिला जो होता है वो सिंपल क्या होता है, कुछ इंटरट्वाइंड चेन, एक प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन, एक्चुअली फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जो फ्लैजिला बनाता है। और इसमें सिंपल अगर फ्लैजिलिन प्रोटीन की कुछ चेन्स होती हैं जो आपस में इंटरट्वाइंड होती हैं, इनसे इनका मेजर जो फ्लैजिला होता है वो इनसे बना हुआ होता है, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ मैनी इंटरट्वाइंड चेन्स ऑफ अ प्रोटीन फ्लैजिला। तो इनमें या तो फ्लैजिला मूव कर, या तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, पहला केस, या तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा केस, अगर ये मोटाइल होते हैं तो उसमें भी 2 ऑप्शन, ये मूव कर सकते हैं बाय सिंपल फ्लैजिला या ग्लाइड करके, यानी कि स्लिप सा करके, जैसे ग्लाइडिंग वाले आप वो खेलते थे ना आप लोग, ग्लाइड्स के ऊपर जैसे खेलते थे आप लोग की स्लाइड बेसिकली जैसे करते हैं, वो तो सीधा होता है। ग्लाइड मतलब जो स्लाइड्स आप खेलते थे वो तो होती है स्लांटिंग, ठीक है। ग्लाइड मतलब एक ही जगह पे जैसे आप बचपन में खेलते होगे, ठीक है, घसीट के टाइप ऑफ। तो या तो ग्लाइड कर जाते हैं कहीं पे या सिंपल फ्लैजिला से ये मूव करते हैं। और अगर जो फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होता है वो सिंपल फ्लैजिला होता है, यानी वो कैसा बना होता है, कुछ एक प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन, उसकी कुछ चेन्स होती हैं, ठीक है। वो चेन्स आपस में इंटरट्वाइंड होती हैं, काफ़ी चेन्स, और इस तरीके से इनकी इंटरट्वाइनिंग से बन जाता है एक पूरा फ्लैजिला।
ठीक है। अब इनका जो फ्लैजिला की बात करें, अगर यहाँ पे फ्लैजिला की डिस्कशन शुरू हो गई है, तो फ्लैजिला आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड ग्रो एट टिप। तो फ्लैजिला के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे सेल है पूरा का पूरा, सेल के बाहर मेम्ब्रेन है। अब सेल के बाहर तो मेम्ब्रेन है, लेकिन ये फ्लैजिला के बाहर कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ टिप पे ग्रो कर जाते हैं और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन आ गया हमारा, तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है और ये बाइनरी फिजन या बडिंग से होती है। मोनेरा कराते वक्त मैंने आपको बताया था कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स उसमें हमने डिस्कस किए थे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, जो कि ट्रू सेक्सुअल मेथड्स नहीं हैं। तो मेनली इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल में भी ज़्यादातर कौन सी, बाइनरी फिजन और बडिंग। ठीक है। बाइनरी फिजन होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो जाता है। बडिंग होता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके से ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर एक छोटी सी बड ग्रो कर गई। अब ये बड धीरे धीरे बड़ी होगी, जैसे ये इस तरीके से बड़ी हो गई है। ठीक है। तो जब ये इंडिपेंडेंट रहने के काबिल हो गई तो ये इससे झड़ जाएगी, तो ये इससे झड़ के ये फिर सॉरी तो ये फिर इससे झड़ करके नए सबस्ट्रेटम पे ग्रो करना शुरू कर देगी। या सिंपल ये तो सबस्ट्रेटम पे नहीं होंगे, जैसे ये बैक्टीरिया एक, ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर बड ग्रो कर रही है। जब ये इंडिपेंडेंट रहने के काबिल हो गई यानी बड़ी हो गई तो ये इससे हट जाएगी और ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है। बर्ड का मतलब यही होता है कि पहले एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ग्रो कर रहा है कोई पार्ट, और फिर वो पार्ट बड़ा होता रहता पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर वो हट जाता है। तो ये आप लोग जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं वैसे, तो मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं ये बैक्टीरिया, यानी कि, या अगर मोटाइल हैं तो वो सिंपल फ्लैजिला या ग्लाइडिंग से मूव कर सकते हैं किसी भी मेथड से। अगर फ्लैजिला की बात करी जाए, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की काफ़ी सारी चेन्स के बने हुए होते हैं और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल मेथड से होती है, बाइनरी विजन और बर्डिंग ये मेथड से हो जाती है। किंगडम मोनेरा, ये 2 सब किंगडम्स में डिवाइडेड, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो अब इसको पॉज कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे मूव कर रही हूँ। आई होप आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया। ठीक है। ये तो हम कर ही चुके हैं, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, मोनेरा में कर चुके हैं। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी यू बैक्टीरिया के बारे में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या है, कौन है, सॉरी, एंटन वॉन लीवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। टर्म बैक्टीरिया एरनबर्ग। एनिमल क्यूल्स मैंने आपको बताया था लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर से सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था और इनको एनिमल क्यूल्स बोला था। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने ये नाम दिया था टर्म एनिमल क्यूल्स, किसने दी थी, ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं। टाइम कम लगे तो आप पॉज कर सकते हैं।
ओके, सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड. यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया में क्या कुछ आता है, आर्के बैक्टीरिया का हम लोग क्या होता है ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग मोनेरा में. तो अभी यो बैक्टीरिया में क्या कुछ होता है. यो बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया आते हैं सारे जो बीमारी लगाने वाले, पैथोजन वाले भी, और वो भी जो सारे जैसे दही जमाने में लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है, ठीक है, और बीमारियां लगाता है जो टाइफाइड ये वो, तो सारी ये टाइफाइड, टीबी, तो इन सब में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं तो ये यू बैक्टीरिया होते हैं. देन माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था, तो वो भी यू बैक्टीरिया में नहीं आता है. माइकोप्लाज्मा को एक्चुअली हम इसमें नहीं लेते हैं, दिस इज़ अ मिस्टेक. माइकोप्लाज्मा को नहीं लेते. यो बैक्टीरिया में आता है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको इंक्लूड कर देती हैं, लेकिन हम लोग इसको सेपरेट ही करेंगे बिकॉज हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा सेपरेट है. मोनेरा में आता है लेकिन इसमें नहीं. बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया इसमें आते हैं. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है. इट इज़ द ग्रुप विच शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी कि इनमें वैरायटी बहुत देखने को मिलती है, अलग अलग इसके अलग अलग मेंबर्स में, मेटाबॉलिज्म में अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिलती है. साइज बैक्टीरिया का जो है वो 1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और 2 to 10 माइक्रोमीटर इनका लेंथ होता है. सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल याद रखना है माइकोप्लाज्मा है. और यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में ही आता है तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि इसको हम बैक्टीरिया में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCERT. तो ये स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा आएगा और स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटस. तो इसी तरीके से हमारा फिर नीट में आंसर इसी तरीके से करेक्ट होंगे. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को ज़रा ध्यान से नोट करेंगे आप. ठीक है, मैं तो आधे एक मिनट के लिए पॉज करूँगी, आई मीन वेट करूँगी. आधे एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे वेट करूँगी. आप लोग यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. इफ़ इट यू नो आपको ऑब्वियसली 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 5-6 मिनट लगेंगे इसको नोट करने में, तो आप पॉज करके कर लीजिएगा. ठीक है, मैं 1-1.5 मिनट कर लेती हूँ, रुक जाती हूँ. ओके, तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बच्चों. तो ये डिफरेंट शेप्स के बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या हो सकती हैं. इसमें शेप्स आ सकती हैं बैसिलस. बैसिलस का मतलब होता है यूं, रॉड शेप. कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल यानी यूं गोल. स्पाइरल का मतलब स्पाइरल तरीके से, और कॉमा शेप, सिंपल कॉमा, ये वाला कॉमा. ठीक है, तो इसमें रॉड शेप में भी अगर सिंगल रॉड हो तो इसको मोनोकोकस बोलेंगे, 2 हों तो डिप्लोकोकस, बिकॉज डिप्लो का मतलब 2. स्ट्रेप्टोबैसिलस अगर पूरी बैसिलस की
चेन हो, क्योंकि स्ट्रेप्ड का मतलब होता है चेन। माइक्रोकोकस या मोनोकोकस अगर सिंगल हो, डिप्लोकोकस अगर दो हो, स्ट्रेप्ड मतलब चेन, तो इसमें कोकस की इस तरीके से चेन। स्टेफाइलोकोकस, स्टाफ का मतलब ढेर, तो इस तरीके से अगर ढेर हो तो स्टेफाइलोकोकस। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर भी नोट कर लीजिए। माइक्रोकोकस को मोनोकोकस भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप okay, I'm changing the slide. यहाँ पे भी कुछ शेप्स दिखा रखी हैं हमने इसकी, ठीक है। आपको जो मैंने अभी नोट करवाई हैं आपके लिए वही बहुत है। फाइन, ये वैसे ही दिखाई है, इसको कोई ज़रूरत नहीं नोट करने की, बस देख सकते हैं सिंपल। विब्रियो को यहाँ से अच्छा खासा क्लियर हो रहा है, बस और कुछ नहीं यहाँ पे देखने वाला। ये देख लीजिए, आपको ये याद करने, ये दोनों स्पाइरल में ही आते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये 4 कैटेगरीज हैं। वैसे कोकोबैसिलस यानी देखो थोड़ा सा गोल, थोड़ा सा लंबा है, या थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ आपको। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पतली सी और उसके एंड्स जुड़ते हों, जैसे हम स्क्वामस सेल्स बोलते हैं ना, वैसा भी उनको भी फ्यूजीफॉर्म सेल्स बोलते हैं हम लोग, कि कोई चीज़ बीच में से मोटी हो और साइड से यूँ टेपर कर रही हो, इसको हम लोग फ्यूजीफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग को लेकिन यही कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। स्पाइरल की थोड़ी सी वेरिएशन है दोनों में, तो ये हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बच्चे। देन कम्स फ्लैजिलेशन। ये भी मैंने आपको वैसे करा दिया था, ये सोच के कि मैं भूल ना जाऊँ, पहले करा दिया था, ठीक है। फ्लैजिलेशन में बेसिकली क्या आता है, ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है फ्लैजिला, और अगर प्रेजेंट है तो उनका वो अरेंजमेंट क्या है। ए ट्राइकस यानी जब फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मोनोट्राइकस यानी फ्लैजिला एक ही हो। ए ट्राइकस में एक भी नहीं है, मोनोट्राइकस में एक हो। एम्फीट्राइकस में जब सिंगल फ्लैजिला दोनों तरफ हो। सिफेलो का मतलब सिर होता है, ठीक है। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एक ही तरफ से प्रेजेंट हो। इसको कई बार ये अलग अलग थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बिकॉज इसमें आ जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्लैजिलेशन का उसमें वो नहीं है, तो इसको लोफोट्राइकस भी कुछ में बोल दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोफोट्राइकस भी, कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको लोफोट्राइकस बोलते हैं और कुछ सिफेलो का मतलब ऐसे हेड होता है। और यहाँ पे लोफोट्राइकस हम लोग बोल रहे हैं जो दोनों एंड्स पे इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट हो। कुछ लोग इसको एम्फीलोफोट्राइकस भी बोल देते हैं। तो आई थिंक वैसे ये वाला मेथड ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में नीट में तो ये नहीं आता है, क्योंकि उसमें नहीं है अभी, बिकॉज जो करिकुलम है आपको बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। नीट में इसका कंसेप्ट ज़्यादा वो नहीं आता, तो आपको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हों, अगर इस तरीके से ये वाली स्लाइड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ये भी बेहतर रहेगा। पेरिट्राइकस यानी ऑल अराउंड, ठीक है, और ये इकोलाई में पेरिट्राइकस होता है। आप यही वाली टर्मिनोलॉजी कर लो कि इसको सिफेलो, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ए ट्राइकस,
मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। अब बेस्ट आंसर उसका यही रहेगा कि ये सिफेलोट्राइकस है, ये लोफो है और ये पेरीट्राइकस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। ठीक है, पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे फिर मैं 1 मिनट दूंगी आपको, उस 1 मिनट में नियरली आप पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, 1-1.5 मिनट दूंगी यहाँ पे, उसमें आप पॉज भी कर सकते हैं और पूरा टाइम में अगर फास्ट नोट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ये भी आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये लोफोट्राइकस की जो डायग्राम है, इसके बदले आप लोग इस तरीके की भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बना के भी कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट फॉर दिस। Okay, I'm changing the slide. स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक्टीरिया को सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, ईयर याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी। HC ग्राम भी इनको बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था
ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप। उस टाइम नहीं पता था एक्चुअली कि सेल एनवेलप में डिफरेंसेस की वजह से ये होता है, लेकिन डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप की वजह से एक टेस्ट में इनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, विच इज़ ग्राम स्टेनिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये सेल एनवेलप में डिफरेंसेस की वजह से आते हैं, और इस वजह से ये अगर स्टेनिंग प्रोसीजर एक पर्टिकुलर हम फॉलो करते हैं जिससे हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने बनाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। आपके लिए इतना ही वैसे सफिशेंट है, लेकिन क्या होता है क्यूरोसिटी होगी, जानती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। कुछ बैक्टीरिया में जो सेल एनवेलप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इनको एक्चुअली कलर करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमें इस कलर के प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद कुछ बैक्टीरिया हमें ब्लू दिखते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें पिंक या रेड दिखाई देते हैं। तो जो पिंक या रेड दिखाई देते हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं, और जो ब्लू दिखाई देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, एक प्रॉपर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक फॉलो करने के बाद। ठीक है, स्टेन का मतलब होता है कलर करना, तो हम सेम मेथड से दोनों को कलर करेंगे। जो ब्लू दिखेंगे लास्ट में वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक या रेड दिखेंगे वो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, और ये जिस तरीके से हम इनको कलर करने की यानी स्टेन करने की कोशिश करते हैं, ये तरीका किसने निकाला था? हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने। सिंपल। ठीक है, किस वजह से इनके कलर अलग अलग होते हैं? क्योंकि इनके सेल एनवेलप अलग अलग तरह के हैं। सिंपल। ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने बैक्टीरिया को कलर किया, और कुछ बैक्टीरिया पिंक और कुछ ब्लू दिखाई दिए। रीज़न क्या था? इनके सेल एनवेलप में डिफरेंस। जो ब्लू दिखाई दिए ये ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक दिखाई दिए ये ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सफिशेंट आपके लिए, वैसे इतना सफिशेंट है, लेकिन प्रोसीजर आपको फिर भी पता होना चाहिए बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स। ये आपको आगे हमेशा ही काम आता रहेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पर्टिकुलरली क्या है? हम लोग बैक्टीरिया को एक स्लाइड, बैक्टीरिया को लेते हैं। बैक्टीरिया को हम कैसे लेते हैं? हम लोग बैक्टीरिया को ऐसे बड़े बड़े तो बैक्टीरिया हमें नहीं दिखाई देते। हम लोग ने एक्चुअली इस तरीके की गोल गोल पेट्री डिशेज होती हैं, उनमें बैक्टीरिया ग्रो कर रखे होते हैं। तो इनसे हम थोड़े से बैक्टीरिया कॉटन स्वैब, जो जैसे ईयरबड्स होते हैं ना हमारे, तो ईयरबड के ऊपर थोड़ा सा यूँ ईयरबड को इसके ऊपर हिलाते हैं तो उस पर थोड़े से बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो फिर उस ईयरबड को हम इसके ऊपर रब करते हैं, एक लेयर, सिर्फ एक लेयर इसके ऊपर रब करेंगे, सिर्फ एक लेयर। तो वो एक लेयर जब हम यूं रब करेंगे तो इनकी इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं, यानी सिंगल सेल की एक लेयर बना लेते हैं बैक्टीरिया की इसके ऊपर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये बैक्टीरिया का जो एक लेयर सी बना रखी है हमने यहाँ पे, ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप सोचो, एक अपने थूक लगा के, सिंपल आपको ये चीज़ लग रही होगी कि ऐसे बना लिया, एक कांच का कोई यूं टुकड़ा ले लो, ठीक है, सीधा सीधा ले लो, या बेशक अपने ग्लास पे करके देख लो, अपने ईयरबड पे, क्लीन ईयरबड स्टरलाइज जो मिलते हैं, ठीक है, गंदा नहीं मार लेना मुंह में, तो उस पर थोड़ा सा थूक लगा के उसको कांच के ऊपर रब करके देखो, आपको उसके ऊपर स्मीयर सा दिखेगा। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से हम लोग इस तरीके से स्मीयर सा इस पे बना लेते हैं। बहुत क्लियर दिखाई भी नहीं देता ये, लेकिन एक स्मीयर बन जाता है। ये माइक्रो में आप लोग करेंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, होपफुली। तो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हमें ये सही से दिखेंगे ही नहीं, कलरलेस हैं अभी ये, तो कलरलेस हमें नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वाइट से शो किया हुआ है कलरलेस चीज़ को। फिर हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल वायलेट नाम की एक डाई होती है, एक बॉटल्स हमारे पास होती हैं, उनमें उसके ऊपर लिखा होगा क्रिस्टल वॉलेट, छोटी सी बॉटल होगी। ठीक है, उसमें पर्पल से कलर की डाई होगी। तो इस क्रिस्टल वॉलेट को इसके ऊपर हम लोग छिड़क देंगे पूरा ड्रॉपर से। ठीक है, ड्रॉपर से इसको कवर कर देंगे, धोना नहीं है, लेकिन ड्रॉपर से इसके ऊपर पानी जैसे ढेर सारा डालना हो, तो इसको हम क्रिस्टल वॉलेट डाई से यूं कवर कर देंगे ये स्मीयर को। फिर हम क्या करेंगे, इसको 30 सेकंड तक रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको 30 सेकंड तक रखा हुआ, अभी उसी क्रिस्टल वॉलेट के ऊपर ही
हम लोग आयोडीन का सोल्यूशन भी डाल देंगे और 1 मिनट तक उसको रखेंगे। पहले 30 सेकंड तक इसको रखा क्रिस्टल वॉलेट को, फिर उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन 1 मिनट तक रखा, ठीक है। तो इसको रख नहीं दिया अभी, तो इससे क्या हो जाएगा, वॉलेट कलर यानी पर्पल कलर इनको बैक्टीरिया को मिल जाएगा। आयोडीन से ये कलर और भी पक्का हो जाएगा, कोशिश रहेगी कि पक्का हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, अब ये पूरा 1.5 मिनट हो गया, आधा मिनट क्रिस्टल वॉलेट के साथ, 1 मिनट आयोडीन के साथ। फिर हम क्या करेंगे, इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल होती है अल्कोहल, लेकिन ये 95% इथेनॉल होती है, ठीक है। हमारे पास लैब में 95% इथेनॉल होती है, ये भी ड्रॉपर में ही होती है। तो हम ये स्लाइड के ऊपर जितना भी फ्लूइड था इसको सिंक में गिरा देंगे पहले, और फिर ये धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डाल के 95% इथेनॉल 30 सेकंड तक इसके ऊपर डालते रहेंगे, इसको धोते रहेंगे 95% इथेनॉल से। रब नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर इथेनॉल गिराते जाएंगे। इथेनॉल क्या करती है, इथेनॉल वॉश करती है, ठीक है। तो इथेनॉल वॉश करती है, और इस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया में से, यहाँ पे क्या हुआ था, सारे बैक्टीरिया हमें पर्पल दिखने लगे थे पहले जब हमने क्रिस्टल वॉलेट से कलर किया और आयोडीन से कलर किया। यहाँ तक सारे बैक्टीरिया पर्पल दिख रहे थे, पहले कलरलेस थे और सारे बैक्टीरिया पर्पल दिख रहे थे। अब जब हमने इथेनॉल से वॉश कर दिया बैक्टीरिया को, तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल ही रह गए अभी भी, और कुछ बैक्टीरिया वाइट हो गए, ठीक है। तो जो पर्पल अभी भी रह गए धोने के बाद भी, तो ये ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो वाइट हो गए यानी कलरलेस हो गए दोबारा, तो वो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्योंकि कलरलेस चीज़ नहीं दिखती, तो ये हमारी चॉइस होगी आगे कि हम या तो रेड स्टेन या सैफ्रन से फिर से इस स्लाइड को कवर करें, 30 सेकंड तक रखें, और फिर हल्का सा पानी से वॉश करके इसको देखने की कोशिश करें। फिर हमें ये रेड दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये स्टिल पर्पल ही दिखाई देंगे। ग्राम पॉजिटिव विल बी पर्पल एंड दे विल बी रेड। अगर हम ये सैफ्रनिन लगाते हैं यानी रेड डाई इसमें लगाते हैं, ये सिर्फ हमें, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं तभी हमें रेड दिखाई देंगे, अदरवाइज ये कलरलेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेन प्रोसीजर यहाँ तक का है, क्रिस्टल वॉलेट डाई और आयोडीन ट्रीटमेंट, और उसके बाद इथेनॉल से धोना। इथेनॉल से धोने के बाद अगर ये कलर निकल जाता है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और अगर ये कलर अभी भी नहीं निकलता तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। क्योंकि इनसे कलर निकल गया इसीलिए ये दूसरा कलर पिक कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव वालों से, क्योंकि पहला कलर निकल गया तभी ये दूसरा कलर पिक कर रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव वालों से पहला कलर ही निकला तो दूसरा कलर पिक नहीं करेंगे अब वो, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, बैक्टीरिया पहले हमें नहीं दिखाई देते माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कलरलेस दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं क्योंकि। तो हम क्या करते हैं, इस स्लाइड के ऊपर इनका एक लेयर सा बना करके उनके ऊपर पहले क्रिस्टल वॉलेट डाई डालते हैं 30 सेकंड के लिए, और फिर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये 1.5 मिनट के प्रोसीजर के बाद हम इसको इथेनॉल से धो देते हैं, धोते रहते हैं 30 सेकंड तक, रब नहीं करते, बस ऊपर यानी इथेनॉल गिराते रहते हैं इसके, सिंपल इसको यूँ स्लांटिंग रख के इथेनॉल इसके ऊपर गिराते रहते हैं। और ग्राम पॉजिटिव अब पर्पल दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव वाइट दिखेंगे। अगर रेड डाई लगा दें इस सारे प्रोसीजर करने के बाद, अगर रेड कलर की सैफ्रनिन जिसका नाम होता है स्टेन दे दें, तो ग्राम नेगेटिव पिंक और ये ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये होता है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर विच वॉज डेवलप्ड बाय एच.सी. ग्राम यानी हैंस क्रिस्टियन ग्राम in 1884, and thus the bacteria were classified into gram positive and gram negative bacteria. The reason कि कुछ में से ये स्टेन वॉश हो जाता है और कुछ में से ये नहीं वॉश होता, रीज़न क्या है इनका, रीज़न क्या है कि कुछ में से ये वॉश हो जाता है और कुछ में से नहीं होता, रीज़न है इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन एनवेलप, सेल एनवेलप, जो कि इनके बाहर एक कोटिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे आप कुछ भी
नोट करना चाहें तो। मैं ये सारी मार्किंग्स रब कर रही हूँ बेटा। ये पूरी डायग्राम ऐसी है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं स्लाइड चेंज करूँगी अभी थोड़े सेकंड्स के बाद। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो यहाँ पे हमने नोट किया हुआ कि रिजल्ट है कि 2 तरह के बैक्टीरिया ऑब्टेन होते हैं, जिनमें पर्पल स्टेन रहता है और जिनमें पर्पल स्टेन नहीं रहता। ठीक है, जिनमें पर्पल स्टेन रहता है वो ग्राम पॉजिटिव, जिनमें नहीं रहता वो नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्लॉस्ट्रीडियम माइकोबैक्टीरियम इसकी एग्जाम्पल हैं। ग्राम नेगेटिव एशरीशिया एंड राइजोबियम इसकी एग्जाम्पल है। अब क्या फ़र्क है इनके एनवेलप में? एनवेलप में बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आते हैं, तो सेल वॉल में है पर्टिकुलर जो डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? स्टेन कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव से इसीलिए आ जाता है डी स्टेनिंग एजेंट अप्लाई करने के बाद। डी स्टेनिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? इथेनॉल, यानी इथेनॉल के साथ वॉश करने के बाद
ग्राम नेगेटिव से पर्पल स्टेन इसीलिए बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी सेल वॉल पतली होती है और उसमें ज़्यादा लिपिड्स होते हैं, तो ज़्यादा फैट होता है। और इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं इसको हम लोग, इथेनॉल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ये फैट्स को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है इसकी, क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव वालों की, ये सेल वॉल पतली होती है और इसमें ज़्यादा फैट होता है। तो इसीलिए जब हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल से वॉश करते हैं तो इसके लिपिड्स वॉश हो जाते हैं, और लिपिड्स वॉश होने के साथ ही ब्लू स्टेन भी वॉश हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आपको, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करती हूँ।
ओके, आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। अभी हम लोग आ रहे हैं और जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब आते हैं। ये ज़्यादातर छोटे होते हैं और ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। शेप एंड साइज में वेरी करते हैं। ये सारी शेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर है, लेकिन वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस डिस्कस करते हैं। और इनमें सेल वॉल हो सकती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो इसको फिल करता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप नोट करना चाहें तो यू कैन जस्ट पॉज एंड नोट। आई एम changing the slide now। इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन एडिशन जीनोमिक डीएनए के अलावा ये बात करने वाली है, ठीक है। अब 6th पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीनोमिक डीएनए क्या होता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें बैक्टीरिया में भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे मैं बना रही हूँ, तो इस तरीके से जीनोमिक डीएनए होता है विच इज़ न्यूक्लियर्ड और जीनोफोर एंड नॉट न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी इसमें कई बार एक सर्कुलर डीएनए छोटा सा होता है इस तरीके से। मैं ऐसे करती हूँ, इसको किसी और कलर से बना देती हूँ, ब्लू से, ओके। तो एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है छोटा सा, ठीक है। सो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया है ये ग्रीन वाले से बाहर है, तो इसलिए इससे बाहर होता है। और ये छोटे डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड का बेसिकली क्या फंक्शन है, आपको के लिए प्लाज्मिड पे भी नोट आ सकता है। तो ये प्लाज्मिड का बेसिकली क्या काम है? ये प्लाज्मिड कई बार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कई बार कुछ यूनिक कैरेक्टर्स या कुछ यूनिक फीचर्स देता है बैक्टीरिया को, जो ऐसे बैक्टीरिया में नहीं होते जिनमें प्लाज्मिड नहीं है। तो ये बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, ये ब्लू वाला बैक्टीरिया, इसमें कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होगा। वेयर एज ये ग्रीन वाला बैक्टीरिया जिसमें ये ब्लू कलर का छोटा सा प्लाज्मिड है, इसमें कोई स्पेसिफिक फीचर होगा, क्योंकि हालांकि प्लाज्मिड भी तो डीएनए का ही बना हुआ है। तो डीएनए का काम होता है कोई ना कोई फीचर देना, तो ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा है, जेनेटिक डीएनए से एक्स्ट्रा है, तो ये कई बार कोई एक्स्ट्रा फीचर लेके इसमें आ जाता है, ठीक है। और एक ऐसा कैरेक्टर जो ये बैक्टीरिया को दे सकता है वो ये है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक मतलब, अब देखो, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो नॉर्मली हम लोग पहले कौन सी एंटीबायोटिक चलती थी? पेनिसिलिन हर जगह चल जाती थी, क्योंकि वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी। अभी काफ़ी बीमारियों के लिए पेनिसिलिन काम ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे हो गए हैं जिनके ऊपर पेनिसिलिन असर नहीं करती। तो ऐसे बैक्टीरिया को फिर हम लोग बोलेंगे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। या ये पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। तो हम इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, ठीक है। कई बार कोई बैक्टीरिया किसी और एंटीबायोटिक के लिए भी रेजिस्टेंट हो सकता है, जैसे कि एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, ठीक है। हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे बैक्टीरिया को, क्यों और कैसे, ये नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर प्लाज्मिड दे सकता है इनको, जैसे कि जो इनको एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट बना देता है। इसी वजह से आजकल नए नए एंटीबायोटिक्स लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है। तो प्लाज्मिड डीएनए, हाँ, ये जो पॉइंट है कि प्लाज्मिड डीएनए को हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, अगर हम फॉरेन डीएनए, पता है हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट ईयर करेंगे एक चीज़, कि जैसे ये किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है,
जैसे ये इसका प्लाज्मिड था ऑलरेडी, है ना, ये वाले सेल में, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया। हम लोग इसकी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी एक अगली यूनिट आएगी आपको +2 में, उसमें हम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये रेड कलर का जीन, आप फर्स्ट बैक्टीरिया में देख सकते हैं, मैंने रेड कलर का जीन इसमें ऐड कर दिया। तो ये मैंने आर्टिफिशियली ऐड किया है, मैंने अपनी मर्जी का एक कैरेक्टर इस बैक्टीरिया में डाला है। अब यही रेड कलर के डीएनए की नेचर क्योंकि मुझे पता है, और ये किसमें है, प्लाज्मिड में, तो हम कई बार इस तरीके से ये प्लाज्मिड डीएनए को ही चेक करके हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ इस बैक्टीरिया को चेंज करने में। क्योंकि बैक्टीरिया में मैंने कोशिश की ये रेड वाला जीन यहाँ पे डालने की, लेकिन ये तो माइक्रोस्कोपिकली होती हैं चीज़ें, हम कुछ केमिकल्स की मदद से ये करते हैं, हमें ग्रॉसली दिखता तो नहीं है, कैंची से काट के तो इसमें डाल नहीं दिया मैंने, ठीक है, ये केमिकल से कटिंग करके और केमिकल से डाला, और डल गया है या नहीं डला है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इस प्लाज्मिड के इस्तेमाल से ही पता चलेगा। अभी आपको ये सेंटेंस समझ आना मुश्किल है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर एक्चुअली, पहले हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बोल रहे हैं ना कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने में, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है इसको पहले ये पढ़ना पड़ेगा, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इस्तेमाल होता है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो, इसकी पूरी डिटेल हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इस इतने से एक सेंटेंस के ऊपर 2 चैप्टर हैं अगले साल में आपको, ठीक है। ये एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग आजकल कर रहे हैं, बैक्टीरिया को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड का एक एडिशनल पॉइंट है, इसके बारे में और प्लाज्मिड्स क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये छोटे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो एक रिंग है ये एक्चुअली इस तरीके से होती है, तो छोटे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं विच इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी कि जीनोम में नहीं होते, ये जो जेनेटिक मटेरियल इसका एक्स्ट्रा होता है इससे एक्स्ट्रा होते हैं, जीनोम का पार्ट नहीं है। और ये जीनोम जब मल्टीप्लाई, ये जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड करता है तो ये तब रेप्लिकेशन नहीं करते, ये इससे अलग रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। और ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आपको इतनी डिटेल नहीं समझ आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में और मॉड्यूल में उतना सफिशेंट रहेगा। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाह रही हूँ कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। वैसे ये कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है प्लाज्मिड का, मैं फिर भी मिनिमल ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। और ये प्लाज्मिड ढूंढा किसने था, हेज और लेडरबर्ग ने ढूंढा था, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं ज़रूरत करने की। नॉन वाइटल जीन्स हैं, यानी कि ये इसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कई बार हो सकता है इसके लिए ज़रूरी है, कई बार नहीं हो सकता, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये इसको कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देता है, वो देता ही देता है, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है तो हम वैसे ही करेंगे। अदरवाइज कई केसेस में ऐसा होता है कि ये नहीं भी देता, बट एनसीईआरटी सेज कि व्हेनेवर प्लाज्मिड इज प्रेजेंट तो ये कोई ना कोई कैरेक्टर देता है, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी के खिलाफ है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, अभी आपको क्या करना है कि प्लाज्मिड कितना पता होना चाहिए आपको प्लाज्मिड के बारे में, ये कि बैक्टीरिया में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया में, जो कि इसके जेनेटिक डीएनए से इंडिपेंडेंट होता है, और जब भी ये प्रेजेंट होता है इसको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मिड 3 तरह के होते हैं, एक आर प्लाज्मिड, सेकंड वाला देखो जो मैंने आपको बता दिया कि ये कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसको देता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसको पेनिसिलिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए ये हो सकता है, किसी भी एंटीबायोटिक का, यानी इस बैक्टीरिया के ऊपर असर खत्म ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन है तो क्लोरमफेनिकोल अगर दवाई हम लेंगे तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो हम टेट्रासाइक्लिन लेंगे तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा, यानी तबीयत ठीक नहीं होगी इसको लेने से। तो ऐसे प्लाज्मिड्स जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाते हैं, बेशक किसी भी एंटीबायोटिक से, तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम लोग आर प्लाज्मिड बोलते हैं।
एफ प्लाज्मिड क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर। एक आपको मैंने मेथड बताया था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कंजुगेशन, तो उसके लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर को मैं यूँ जो ब्लू कलर कर दिया जिस स्ट्रक्चर को मैंने, ठीक है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर कंजुगेशन में मदद करता है, ठीक है। और जिनमें ये वाला प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड होता है उनमें ये एफ पाइलस भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं पाइलस। पाइलस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो ये उनमें एफ पाइलस, ये पाइलस भी होता है, यानी कि ये इसको कंजुगेशन नाम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका मेथड होता है, हमने 3 किए थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, तो उसमें ये मदद करता है, ठीक है। अगर ये याद हो सकते हैं 3 टाइप तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड टाइप आता है कॉल प्लाज्मिड। कॉल का मतलब होता है कॉलिसिनोजेनिक, यानी कि जहरीला। तो जिन बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया जहर, किसी ना किसी तरह का जहर प्रोड्यूस करते हैं, यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉलिसिन या बैक्टीरियोसिन उसका नाम है। आप सिंपल देखें कि बस वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू अदर बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर नाम भी कर लें तो बहुत है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, खैर, ठीक है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये 3 टाइप्स इसके बता दिए। आपको प्लाज्मिड के बारे में फिर से रिपीट करूंगी, ये पता होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, यानी जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा नहीं है, और सर्कुलर डीएनए है, और जब भी ये प्रेजेंट होता है तब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, बस। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको टाइप सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कैसे कैसे फीचर्स हो सकते हैं, सिर्फ उसका आइडिया देने के लिए आपको ये बताए हैं, ठीक है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चा मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ अभी, फाइन। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, वैसे नोट आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, मैं अभी स्लाइड चेंज कर रही हूँ, फाइन। नाउ तो स्ट्रक्चर अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें मीजोजोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमैटोफोर्स, इंक्लूजन बॉडीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और न्यूक्लियोइड तो हम जान चुके हैं क्या होता है, प्लाज्मिड भी हम जान चुके हैं, फ्लैजेला भी हम जान चुके हैं। पिलाए मैंने आपको पाइलस जो बताया है, अगर वो पिलाए ज़्यादा हो तो पिलाए बोल देते हैं, और अगर सिंगल हो तो हम उसको पाइलस बोल देते हैं, ज़्यादा हो तो पिलाए बोल देते हैं। और फिम्ब्रिय भी इनमें हो सकते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिय के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होते हैं। फिम्ब्रिय के बारे में आगे बताते हैं। फिम्ब्रिय, मीजोसोम, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनके नाम लिख रखे हैं, तो ये नाम आप देख सकते हैं, चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बेहतरीन रहेगा ये बनाना। आई विल रिकमेंड यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करूंगी, एंड दिस डायग्राम यू कैन टेक इट एज आप ड्रॉ ज़रूर करें इसको।
मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ बच्चे, पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए, आई नो अभी टाइम लगेगा आपको। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। Now, cell envelope or its modification. Most prokaryotic cells, particularly bacterial cells, काफ़ी prokaryotic cells, particularly bacterial cells में complex cell envelope होता है, जो कि 3 structures का बना हुआ होता है, 3 tightly bound structures का बना हुआ होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल्दो ये तीनों मिलके एक सेल एनवेलप बनाते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है ज़्यादा। ग्लाइकोकैलिक्स पर्टिकुलरली इसका कैसा होता है, इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलिक्स। ये डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का होता है। किस तरह से अलग होता है, इनकी कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोनेंट्स थोड़े से और थिकनेस अलग अलग होती है डिफरेंट बैक्टीरिया में। ये लूज शीथ, कई बार जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो आप समझते हैं कि एक सेल है, इसके बाहर अगर एक लूज सी शीथ हो तो फिर हम इसको स्लाइम लेयर बोल देते हैं, और अगर ये टफ और पूरा हार्ड हो फिर हम इसको कैप्सूल बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट म्यूस्लीजेनस शीथ है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, म्यूस्लीजेनस तो आउटर मोस्ट लेयर है। ये जब ढीला ढाला होता है तब इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जब थिक एंड रिजिड होता है तब इसको कैप्सूल बोलते हैं। मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ आपको सिर्फ उतना बताना चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट शीट है, जब ये ढीला होता है तब इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जब ये थिक और रिजिड होता है तब इसको कैप्सूल बोलते हैं। जब ये स्लाइम लेयर यानी ढीला ढाला होता है, ठीक है, एक सेल है उसके बाहर ये पूरा यूँ ढीला ढाला सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तब ये सेल वॉल को लॉस ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट से बचाता है सिर्फ। लेकिन अगर ये पूरा टाइट कैप्सूल है तो ये दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल्स यानी कि एंटीबायोटिक रिलीज करेंगे, उनसे ये इस बैक्टीरिया को बचाएगा, इस बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाएगा यानी डेसिकेशन से बचाएगा, और वायरस के अटैक से यानी बैक्टीरियोफेजिस के अटैक से भी इसको बचाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कितना है करना इस टाइम पे, जितना अंडरलाइंड है आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ उतना कि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, अगर ये ढीला ढाला हो तो स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर थिक और रिजिड हो तो हम इसको कैप्सूल बोलते हैं, बस। ठीक है, वैसे एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं, म्यूस्लीजेनस यानी चिपचिपी सी शीथ, कई बार आपने काई लगी होती है, जैसे मैंने आपको एल्गे में बताया था कि काई होती है, उसके ऊपर चिपचिपा सा हमें लेयर होता है, तो वैसी चिपचिपी सी लेयर ये होती है। किस चीज़ की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स में समझ आएगा आपको। प्रोटीन्स हो भी सकते हैं इसमें, नहीं भी हो सकते। मेनली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो मेनली ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। प्रोटीन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब ये ढीली ढाली और पतली होती है तो स्लाइम लेयर, जब ये थिक और रिजिड होती है तो कैप्सूल, बस। और प्रोटेक्ट, अगर स्लाइम लेयर है तो प्रोटेक्ट कर सकती है सेल वॉल को लॉस ऑफ वाटर और इससे सेल को पानी ताकि ये ना छोड़ दे यानी ड्राइनेस से बचा सकती है, और इसके न्यूट्रिएंट्स ना छूट जाएं उससे बचा सकती है। अगर कैप्सूल है, रिजिड है, तो दूसरे बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक से, ड्राइनेस से और वायरल अटैक से बचाती है। मेन आपको जो पता होना चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर, थिन और लूज हो तो स्लाइम लेयर, थिक और रिजिड हो कैप्सूल, बस। स्लाइड में पिछली दिखा रही हूँ दोबारा से, ठीक है। इसमें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो आपको नोट करना है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स में केमिकली कम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है,
जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेल एनवेलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। बस ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है इन डिफरेंट बैक्टीरिया में, थोड़ा डिफरेंट होता है बस। डिफरेंट कंपोजिशन एंड थिकनेस भी कर लो कि डिफरेंट कंपोजिशन एंड थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया। बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, आधे मिनट के लिए रोक रही हूँ ज़्यादा। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। I am changing the slide now. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, इफ़ यू वांट टू नोट, ये फ्लो चार्ट में अच्छा याद रहेगा, लेकिन जितना अंडरलाइन किया बस उतना नोट कर लो। नीचे का फंक्शन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, प्रोटेक्ट सेल वॉल वाला, लेकिन जितना अंडरलाइन किया उतना ज़रूरी है बस। So I am changing the slide now. If you want to pause, pause. I am changing the slide now. ये आपको ज़रूरत नहीं है करने की, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इस स्लाइड की दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आते हैं सेल वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कर लिया हमने, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल में हम करेंगे सिर्फ इतना, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहें तो। सेल वॉल शेप डिटर्मिन करती है सेल का। आपको पता कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये सब आप जूनियर क्लासेस में करते हैं, वैसे भी बैक्टीरियल सेल में है, तो ये शेप ऑफ सेल बनाती है। इसलिए माइकोप्लाज्मा में हम लोग बोलते हैं कि सेल वॉल नहीं होती है, और इसलिए उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इसलिए हम उसको जोकर्स बोल रहे थे, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये इसकी शेप बनाती है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्ट। इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और इसको बर्स्ट या कोलैप्स नहीं होने देती, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहें तो ये रिजिड होती है, सॉलिड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, ये हम जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ये वाली चीज़ पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। मेन ज़रूरी है जितना इस टाइम पे अंडरलाइन है बस। सेल वॉल शेप डिटर्मिन करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, बैक्टीरिया को बचाती है फटने से या ख़त्म होने से, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बेसिकली। Pause it and note it. Okay, I am changing the slide now. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगर आप लोग चाहें तो, कि सेल वॉल जो इसकी होती है ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड, और ये प्रोटीन की बनी होती है यानी पेप्टाइड की बनी होती है, और पेप्टाइड्स हमें पता है कि अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो ये पेप्टाइड्स की यानी प्रोटीन्स की बनी होती है, और इसके अलावा ये शुगर और अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन यानी ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें जो
ग्लाइकन पोर्शन होता है वो NaG और NaM कोई भी हो सकता है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन या N-एसिटाइल म्यूरानिक एसिड, ठीक है। या और इसके अलावा ये ग्लाइकन पोर्शन के अलावा इसमें पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन, यानी प्रोटीन है तो प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड इनमें ये 4 होते हैं, एल एलानिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और डी एलानिन, एल एलानिन, डी एलानिन, ठीक है। एल डी क्या होता है ये सब आप केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। एल एलानिन, डी एलानिन, एल लाइसिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड। इसमें एल लाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, इसकी जगह पे डापा प्रेजेंट होता है उधर, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन काम आ जाती है। कई बार बच्चे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनमें ये काम आ जाएगी। अभी नीट में इस बेस पे क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं अभी, लेकिन ये नोट ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज कई बार आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने बैठ जाते तो वहाँ पे ज़रूर ये आपके काम आ जाएगी। तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। हम लोग में क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाती है, तो हमारे टीयर्स में, आंसुओं में, थूक में और हमारे स्टमक में यानी गैस्ट्रिक जूसेस में लाइसोजाइम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो इसकी सेल वॉल को ख़राब करता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल में होते हैं तो इसकी सेल वॉल को ख़राब करता है, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे बेशक सेल वॉल ही कर लेना अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे ये स्लाइड नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट सुन लीजिए। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है, ये सब नहीं करने की ज़रूरत। ये हम कर ही चुके हैं, डापा की फुल फॉर्म है ये, अगर आप नोट करना चाहते हैं, ये डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। बस और कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो पीछे स्लाइड नोट किया उसमें डापा अगर नोट किया आपने, यहाँ पे किया था ना हमने ये डापा, तो डापा की फुल फॉर्म अगर कोई चाहता है तो वो ये है, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड। और यहाँ पे कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, डापा, बस। तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ और नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे आ गए हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमने कर ली ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर हमारे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। हम ये सब आप जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये नेचर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। सेमी परमिएबल यानी बहुत ही कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर करके ये अंदर आने या बाहर जाने देती है। ये मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स के जैसी ही होती है, थिन, इलास्टिक और सेमी परमिएबल होती है। किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ शुगर्स की, ठीक है। यानी शुगर, फैट एंड प्रोटीन, सिंपल, तीनों चीज़ों की बनी हुई होती है। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा ही लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन शुगर्स तो इनमें कुछ चेन्स प्रेजेंट होती हैं। हम सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स में करेंगे, यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है ये सारा स्ट्रक्चर कि इसमें शुगर होती है कि नहीं होती, ये सब हम आगे करेंगे। आपको जो यहाँ पे वैसे एक बार पढ़ा देती हूँ मैं सारा, इसमें स्टेरॉल्स होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे, ये नहीं करने की ज़रूरत, ये आ जाएगा आगे बायोमोलिक्यूल्स में, ये सब नहीं ज़रूरत करने की। और जो कंपलसरी है यहाँ पे नोट करना, क्योंकि ये वाला थर्ड जो पॉइंट है ये उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये यूकेरियोट्स के वाला ही है। तो जितना मैंने भी बॉक्स में डाला है सिर्फ इतना नोट करना ज़रूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ यही इंटरेक्ट करती है। स्ट्रक्चर इसका यूकेरियोट्स जैसा होता है, थिन, इलास्टिक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। बस इतना ही नोट करना है जितना बॉक्स में है, बाकी कुछ नहीं नोट करना।
मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ अभी। आज आई थिंक इन्फॉर्मेशन का ढेर हो गया आपके पास याद करने वाला, ठीक है। इसको लर्न कर लेना और अगले लेक्चर में यहाँ पे कोई भी फैक्ट या आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुने, मैं ये रिकमेंड करूँगी ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको इजीली माइंड में फ्लो कर जाए, क्योंकि वहाँ पे हम इनसे रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं चाहूँगी। तो इसलिए आज का लेक्चर लर्न कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोट्स सेल फिनिश कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इतना लर्न कर लें बच्चे अच्छे से। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट।